साथ आज पहली बार शो में जुड़े हैं आलोक पांडे जी। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपको सुन के दर्शकों को हमारे अच्छा लगेगा। आलोक पांडे जी जो देश में जो सबसे बड़ी सर्विस है जिसको यूपीएससी कहते हैं, उस यूपीएससी में तैयारी करवाते हैं बच्चे, आईएएस आईपीएस निकालते हैं, आलोक जी उसे पढ़ाते हैं। और तमाम चैनल्स पे अनुपम भाई के साथ आलोक जी, यूपी तक हो, TV9 भारतवर्ष हो और दूसरे चैनल हो, सब पे वो डिबेट्स में रहते हैं। आज पहली बार राजपथ पे आए हैं। आलोक जी आपका भी स्वागत है। मैं अनुपम जी आता हूँ आपके पास सवाल। ये 7-9-11 के जो मैंने आपसे पूछा, इसके असरात क्या है, फायदा किसका? 7-9-11 का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर देश की राजनीति में राजनीतिक रूप से किसी ने 7-9-11 को अगर अहमियत दी तो उसका नाम था काशीराम। काशीराम के उदय से पहले हमने आपने कभी सैनी, मौर्य, चौहान इस तरह के नामों के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं सुने। नाई बिरादरी, कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री जरूर हुए, तो उत्तर प्रदेश में नाई बिरादरी का प्रतिनिधित्व कभी नहीं हुआ था। काशीराम ने जब पहली बार सरकार बनाई थी तो नाई सारी बिरादरियां जब हो गई, उनका नाई नहीं हो रहा है, तो बांदा से हीरा ठाकुर पकड़ के लाए गए, किसी एक दुकान पे बैठे हुए थे चाय की, और काशीराम से कहा कि सब पुराने वर्कर हैं, तो नाई बिरादरी का पहला मंत्री हीरा ठाकुर को बनाएगा और 2 बार उनको एमएलसी भी बनाया। तो काशीराम ने ये 7-9 जो है 11 है, जो इसको राजनाथ सिंह जी ने बाद में आरक्षण में लिया, इसको काशीराम ने जागरूक किया एक तरह से। और बहुजन समाज पार्टी में जितना सैनी, चौहान और ये सारी बिरादरी, मुझे नहीं लगता है कि मेरी जितनी स्टडी है इस बारे में, शायद ही कोई बिरादरी ऐसी हो। हद ये है कि बंजारा और राजभर 3-3 मतलब कैबिनेट मिनिस्टर में 3-3 राजभर हो जाते थे। और नट बिरादरी जो होती है, जो बंजारे होते हैं नट, वो इस्लाम नट एक आजमगढ़ से लाए गए, उनको आयोग का सदस्य बना दिया गया कि भाई नट बिरादरी को भी प्रतिनिधित्व। तो ये काशीराम फार्मूला था। लेकिन तमाम पार्टियां जो आज रामचरितमानस के नाम पर, समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन चौपाइयों का विरोध करके, क्या उन चौपाइयों का विरोध जायज है? बहस की जा सकती है। अभी हम लोग किसी चैनल पे थे, वो बात हो रही, ठीक है, पहले भी हुई है, महादेवी वर्मा ने की और तमाम लोगों ने इस पे की। बहस और चीज है, तर्क और चीज है, लेकिन किसी धार्मिक ग्रंथ को जलाना, किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करना, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, इस देश में जब कुरान को लेके हुआ, अभी पठान फिल्म के विवाद में कुरान आ गया और उन पे मुकदमे हुए, गिरफ्तार हुए मध्य प्रदेश में। तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करके क्या आप आज पिछड़ों की? देखिए, आप दोनों लोग वैसे भी राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं और उसको आपने जो प्रश्न पूछा वो मेरे लायक बहुत है, उचित है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब धर्म का मैटर आता है तो उससे अच्छी बैटिंग कोई नहीं कर सकता। अखिलेश यादव जी को अगर ओबीसी की लड़ाई लड़नी थी तो उस लड़ाई को ओबीसी तक रखना था, उसे धर्म से नहीं जोड़ना था। क्योंकि याद रखिए, मैंने कई चैनलों में कहा है कि चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, अंततः वो हिंदू है। आप जाइए कुंभ में, आपको 90% कुंभ में नहाते हुए, माघी स्नान में नहाते हुए ओबीसी और दलित मिलेगा। कानपुर में एक डेरापुर जगह, वहां के यादव जी थे, उन्होंने यूपी के विधानसभा में रामायण को फाड़ दिया था, ढोल गवार सूत्र प्रश्नारी, और उन्हें रामायण फाड़ यादव कहा गया। हिंदू ने कोई उसमें पर चर्चा नहीं की, लेकिन उनका परिवार और वो कभी राजनीति में सरवाइव नहीं कर सके। तो अखिलेश यादव जी को अगर ओबीसी की लड़ाई लड़नी थी, दलितों की लड़ाई लड़नी थी, तो दलित और ओबीसी की लड़ाई लड़ते। एक धार्मिक ग्रंथ को जब आप बीच में लाते हैं तो निश्चित बात है आप अपनी सामाजिक लड़ाई को पीछे छोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बताइए कोई दलित है, वो अखिलेश यादव जी के साथ क्यों जाए? मैं बार बार प्रश्न करता हूं कि मायावती के उस अपमान का बदला कैसे याद नहीं रखेगा? आप याद रखें, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वो वाक्य रोंगटे खड़े कर देता है, जब बहन जी की जान पर बन आई थी। अगर बीजेपी के लोगों कारण उन्हें बचाया नहीं होता तो शायद बहुजन समाज का वो बड़ा नेता पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। तो आप समझिए कि वो दलित वो भूला नहीं आज तक। मैं गांव में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, जैसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता शूद्र हैं, तो वो कुछ नहीं कहते, केवल हंस देते हैं। कासिम जी कहते हैं ओबीसी कब से शूद्र होने लगा?
अगर यादव अखिलेश जी शूद्र हैं तो फिर जो वास्तव में इस भारतीय समाज में जो इस वर्ण व्यवस्था में जिन्हें शूद्र कहा जाता है वर्तमान समय में, वो क्या है? और आप शूद्रों का एक तरह से मजाक बनाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो सामाजिक लड़ाई ही लड़िए, फोकस्ड रहिए। अखिलेश यादव जी, जैसा आप कहते हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूं कि काफी कंफ्यूज नेता है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखते। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी में और अखिलेश यादव जी में एक अंतर है। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा गया, लेकिन उन्होंने उसको ऑन किया, उसको बर्दाश्त किया, बोले ठीक है मुल्ला मुलायम करो, ठीक है। तो वो जिस तरफ चल देते थे मुलायम सिंह, उसमें कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी की आप स्टैंड देखिए, हर 3-4 महीने में अपना स्टैंड बदल देते हैं। क्या गारंटी है कि जो अपने आप को सूत्र कह रहे हैं 3 महीने बाद को फिर भूल जाए? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं शूद्रों की, दलितों की, इसमें मुझे गंभीरता नहीं नजर आती है। और शूद्रों की या दलितों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ा है तो काशीराम और बहन मायावती जी ने लड़ा है। इवन देन न केवल दलितों की, बल्कि अगर आप देखें जिस समय वो सत्ता में आए तो उन्होंने सर्वजन के लिए लड़ाई लड़ी और एक अच्छी सरकार चलाई। कासिम जी, आप याद रखिए इस बात को, आज भी आपको उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा वर्ग कहते हुए मिल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं, लेकिन क्या बहन मायावती जी से ज्यादा अच्छे हैं? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। और ये बड़ी मात्रा में ऐसे कहते हुए लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स पर नियंत्रण बहन मायावती से ज्यादा अच्छा किसी ने नहीं रखा। और ये उन कहने वालों में काशीराम जी मैं भी हूं। मैं अपनी क्लास में बच्चों से कहता हूं कि अगर किसी ने प्रशासन पर सबसे अच्छा नियंत्रण रखा है, ब्यूरोक्रेसी को नकेल कसी है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में, तो फिर बहन मायावती से अच्छा किसी ने नहीं कसी। तो इसलिए अखिलेश जी जो शूद्रों की लड़ाई का एक बहाना बना रहे हैं, ये एक तरह से मेरा अपना मत है कि ये एक ढकोसला है और ये एक दिखावा है शूद्रों के या दलितों के मतों का विभाजन करने के लिए और जो दलित आंदोलन है उसे कमजोर करने के लिए। ठीक है अनुपम भाई, जो बात आप अक्सर कहते हैं, आलोक जी ने वही बात आज कही है, उसी का वही मेरा सवाल है कि 7, 9, 11 पर अखिलेश यादव क्या उसी तरह स्टैंड खड़े हो सकते हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में रामचरितमानस के इश्यू पे खड़े हो गए? तो चूंकि जब 7, 9, 11 में बटेगा तो 7 में कुर्मी, मुसलमान, जाट और क्या कहते हैं यादव होगा, और मौर्य फिर 9 में आएगा, और 11 में जो आएंगे वो फिर ये होंगे राजभर एंड ऑल। तो अखिलेश यादव क्या 7, 9, 11 के पक्ष में खड़े होंगे, कभी आपको होते हुए दिखाई देंगे? या जैसा अनुपम भाई ने कहा कि काशीराम ने जो किया तो वो पिछड़ों के लिए किया, जो पिछड़े उनके नहीं थे, ना उनके समाज के थे, ना उनके शूद्र मान के किया कि पिछड़े शूद्र हैं, मनुस्मृति में हमारे भाई हैं तो हम उनके साथ कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव उन पिछड़ों को जो 7, 9, 11 में डिवाइड होंगे अपना भाई मानते हुए उनके पक्ष में खड़े होते दिखाई देंगे आपको, आलोक जी? अगर सरकार इससे 7, 9, 11 ले आए तो अभी एसिड टेस्ट हो जाएगा अखिलेश जी का। और रही बात की मानेंगे, मैं कहता हूं कि 100% नहीं मानेंगे। वो उनका जो कोर वोट है ओबीसी लगभग में यादव 19% है पुराने डाटा के अनुसार। एक्चुअली मैं कैंट एरिया में रहता हूँ, यहाँ मोबाइल से तो नेटवर्क मिलते नहीं, ब्रॉडबैंड भी ब्लिंक कर जाता है और कभी कोई ज्यादा करता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपके दर्शकों से। पहले दिन आया, बार बार मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं उस मेन बिंदु पर आता हूँ। तो मैं कहता हूँ अखिलेश जी नहीं करेंगे। 19% में जो डाटा मेरे पास उसमें 19% यादव है और 52-53% ओबीसी में, तो 19.4% का डाटा बता रहा है। तो आप सोचिए कि वो 19% के नेता है ओबीसी में, यादव के साथ ज्यादा वोट कोई देता नहीं, यादव और मुस्लिम। तो आप समझिए कि यादव ओबीसी में वोट उनके पास है, और जैसे ही वो 60 में बांटेंगे, आप मुझे यादव और कुर्मी अगर आप दो जातियों को ले लें तो ओबीसी का पूरा आरक्षण का मजा तो यही लेते हैं। इस हद तक कि इस बार जो यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश राज्य लोक आयोग का अभी प्री का रिजल्ट आया है, उसमें ओबीसी की मेरिट ज्यादा गई है इन कंपैरिजन टू जनरल। आप समझ लीजिए कि ओबीसी में यादव और कुर्मी कितना ब्राह्मण हो चुका है। ओबीसी का ब्राह्मण है यादव और कुर्मी, सब उन्हीं के पास है। आप देखिए तो उनकी प्रॉस्पेरिटी आपको दिखाई देगी। मैंने मेरिट का आधार पर आपको बताया, बिल्कुल प्रूवन तथ्य है, 15 दिन पहले की मेरिट है जिसमें ओबीसी की मेरिट बढ़ी गई है इन कंपैरिजन टू जनरल। तो इनका इतना विकास हो गया है, इन्होंने पूरी ओबीसी आरक्षण जो 27% है, इसको यादव और कुर्मियों ने कैप्चर कर रखा है।
तो ये नहीं दे सकते जो अपने आप को शूद्र कहते हैं कासिम जी, ये असंभव है। ना ओबीसी में पिछड़ों को कुछ देंगे, ना दलितों को कुछ देंगे। और नहीं तो जैसे ही, जैसा आपने ब्रेक किया है खबर, कि जैसे ही सरकार अगर 7-9-11 की तरफ जाती, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर वाकई सरकार ऐसा करती है तो राजपथ को बधाई, सबसे पहले उसने ब्रेक किया। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी तुरंत एक्सपोज जाएंगे, लंबा समय 2024 तक जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन अखिलेश यादव जी शूद्र से सवर्ण हो जाएंगे, उसके बाद वो शूद्र कहना शायद बंद कर देंगे। और कासिम जी एक बात और हमें कहना है आपके दर्शकों से, जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिता मुख्यमंत्री हो, हजारों करोड़ के मालिक हो, जिसकी पत्नी छत्री हो, भैया ये कौन सी परिभाषा से कासिम जी शूद्र है? मैं अनुपम जी से पूछूंगा जरूर, आपसे भी आप जरूर बताइएगा कि ये किस तरह से शूद्र हैं। अगर शूद्र ऐसे होते हैं कासिम जी, तो आपके चैनल में कहता हूं, मैं ब्राह्मण तो छोड़ने के लिए तैयार हूं, तुरंत मैं छोड़ दूंगा, हमें भी शूद्र बना ही लीजिए कासिम जी। बहुत बड़ी बात अनुपम, योगी की सीटें भी कम हुई। तमाम जनपदों में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं, 18-20 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर वो लाल निशान पे थी, खतरे के निशान। सबसे खराब लड़ने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी 6 से 8 सीटों पे लोकसभा में बिल्कुल कॉन्टेस्ट की पोजीशन में थी। ये सारी चीजें जो मैं देख रहा था, वो मीडिया कोई चैनल नहीं देख रहा था, लेकिन उसे अमित शाह देख रहे थे और अमित शाह उसे कैलकुलेट कर रहे थे। और उसी कैलकुलेशन का नतीजा हम इस परिवर्तन के रूप में देते हैं कि मोदी अपने नेताओं से कहते हैं कि फर्जी बयानबाजी बंद, किसी तरह के हर फिल्म, या तो उन्होंने फिल्म भी लिया है नाम की, फिल्म वगैरह के लिए आप कूद के आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाते हैं तो कहते हैं कि हम धर्म और जाति की राजनीति से पिछड़ जाएंगे, हमको धर्म और जाति की राजनीति नहीं करना। कौन कह रहा है? वो योगी आदित्यनाथ जो कब्र से निकाल के बलात्कार की बात कर सकते थे। तो ये जो हो रहा है, मुसलमानों को राम करने का जो प्रयास है कि पसमानदा के नाम पे हो, किसी भी तरह से हो, विरोध कम हो जाए। और मैं अक्सर कहता हूं कि मुसलमानों का विरोध अगर कम हुआ तो मुसलमान वैसे भी अखिलेश यादव से 4 चुनाव में वो थक चुका है। और मायावती ने एक के बाद एक पासा फेंका है, कहीं इमरान मसूद, कहीं अतीक की पत्नी, और उसके अलावा भी तमाम ऐसे नेता जो लाइन अप हैं कि मायावती उनको बिल्कुल लाइन अप कर रहे हैं। बकौल अनुपम जी के, मायावती उन मुद्दों पे भी बोलती है जिसपे कोई बोलना चाहता नहीं। जैसे पीएफआई पे किसी का मुंह नहीं खुला, मायावती ने ट्वीट कर दिया। मुगल गार्डन पर किसी की कलम नहीं चली, लेकिन मायावती ने ट्वीट कर दिया। क्योंकि मायावती का वो जो समर्थक वर्ग है, वो बहन जी के की हुई बातों को सोचता है और मुसलमानों को सोचता है अगर हमारे साथ आएंगे तो हम भाजपा को हरा देंगे। आप इसे किस तरह दे देखते हैं कि आपकी नजर में 7-9-11 और उसके बाद मायावती, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस की एंट्री, इन सब मुद्दों को देख के आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी नफे में या नुकसान? देखिए, मैं जो आपका आखिरी प्रश्न है, यही बात की शुरुआत करता हूँ। बीजेपी की पिच पे तो अखिलेश फिर खेल रहे हैं, रामायण ले आए, और रामायण ले आए तो राम आएंगे, राम आएंगे तो बीजेपी फायदे में रहेगी। अल्टीमेटली आप देखेंगे बीजेपी को फायदा होगा। अब नुकसान सपा को होगा, ये भी तय है, लेकिन जो नुकसान होगा उसका फायदा केवल बीजेपी को होगा, मैं ऐसा नहीं देखता। मैं ऐसा देखता हूं कि जो सपा से नुकसान होगा उसका फायदा भाजपा को कम और बसपा को ज्यादा। क्योंकि मुस्लिम ये देख रहा है कि अखिलेश जी वोट तो उनका ले लेते हैं, लेकिन उनकी बजाते नहीं, उनका साथ नहीं देते। देखिए, आप सत्ता में नहीं है, ठीक बात है, लेकिन आप दुख में खड़े, तो हमारा तो कहावत है कि कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, दुख सुख में खड़े हो। अगर सुखों को नहीं हो सकते तो दुख में हो जाओ। द आजम खान क्या क्या नहीं किया सपा के लिए, आप उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते, आप उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते। आप मुसलमानों की किसी बात में गलत सही, समाजवादी पार्टी उस बात के लिए जानी जाती थी कि अपने काडर के साथ खड़ी होती थी, गलत तो और सही तो। मुलायम सिंह का तो यही एक था ना कि मुलायम सिंह ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, फिर गलत है या सही, उसकी वजह से उनको बहुत सारी बदनामियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन उनका काडर उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता था। लेकिन अखिलेश जी किसके साथ जाएंगे, किसकी मदद करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, आप सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 89-90% वोट मिले, अब तो जो अनुपम जी भी कहते हैं मुसलमानों के अखिलेश जी को, लेकिन क्या अखिलेश जी ने 90% जो वोट मुसलमानों के मिले उसका कुछ हिस्सा भी उनके साथ कमिटमेंट के रूप में निभाया है क्या?
तो मुस्लिम वैसे भी हताश है, और अगर कोई उनका दूसरा एक ठिकाना बन सकता है और वो नेता अगर समर्थन देता है, तो मुसलमानों ने क्या अखिलेश यादव से शादी कर ली है क्या कि हम तुम्ही को वोट देंगे? भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई एक वर्ग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, किसी का हमेशा नहीं होता। एक समय कांग्रेस का होता ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम, आज ब्राह्मण भाजपा का है तो दलित बसपा का है, मुस्लिम सपा का था, एक तरह से तीन जगह बढ़ गया, एक मतलब एक प्रमुख वोट। लेकिन मुसलमान इस समय, मैं उत्तर प्रदेश के लिए तो कहता हूं, बड़ा 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 शब्द है चाहे कठोर है, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से मुसलमान अनाथ है। अनाथ शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, और उसको जो अनाथपन खत्म करेगा वो अखिलेश जी नहीं कर पाएंगे। कासिम जी, मुझे लगता है अनाथ का खत्म होगा अगर, तो बहन मायावती जी करेंगी। जितने आपने उदाहरण बताए हैं कि पीएफआई के लोगों के साथ वो ट्वीट करती है, इसका मतलब एक नेता एक संकेत देते हैं कि अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं, न केवल सही में, अगर गलत भी है तो भी। क्यों, क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो ब्राह्मणों के साथ गलत होने पर भी कई बार खड़ी दिखती है, कई बार खड़ा होना पड़ता है अपने वोट बैंक के लिए। तो ये राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस बात में कई दिनों से रिसर्च कर रहा हूं कि जिस तरह 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाया था, क्या बीएसपी इस बार सबको चौंकाएगी? जो आपकी थीम है, इसको लेकर के मैं भी बहुत गंभीर चिंतन कर रहा हूं कि जो बीएसपी है वो कहीं, जो अखिलेश यादव ये जो खेल रहे हैं गेम, उसमें अखिलेश यादव के पास न ओबीसी बचे, न दलित बचे, और न मुसलमान बचे, कहीं बुरी स्थिति में ना आ जाए। क्योंकि धर्म के आधार पर खेलेंगे तो एक बड़ा वर्ग, जो सवर्ण वर्ग है, जो जितना भी मुसलमान सपा को वोट देता था, वो तो छिटक चुका। मुस्लिम वर्ग वो हताश है आपसे, वो बहन जी की तरफ चला जाएगा। ओबीसी में केवल आपके पास यादव बचेगा, बाकी का तो 7-9-11 में चला जाएगा, तो आपके पास बचे क्या? मुझे तो लगता है झुंझुना बचेगा। कासिम सर, अगर मेरे शब्द कठोर हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अनुपम भाई, आलोक भाई ने तो वही बात आपकी कही जो आप कहते हैं, और मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं